Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's online video session. Students, आज हम लेक्चर नंबर 2 में डिटेल एनालिसिस करेंगे सोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट का। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वेस्टर्न सोशल सिस्टम की जो बेस है या जो बिगिनिंग है वो सोक्रेटिस की थॉट से ही की गई। और सोक्रेटिस उन बड़े फिलोसोफर और थिंकर्स में आते हैं जिन्होंने ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड बहुत से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस को रेज किया। माना यह जाता है कि सोक्रेटिस से पहले जितने भी फिलोसोफर थे उस वक्त के, वो नेचुरल साइंसेस के ऊपर बात करते थे, फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर बात करते थे। बट सोक्रेटिस वाज द फर्स्ट जिसने जिंदगी में पहली दफा इंसान से रिलेटेड, इंसान की ख्वाहिश से रिलेटेड, इंसान की विजडम से रिलेटेड, इंसान के माशरती जो इंटरेक्शंस हैं, मामलात हैं, उससे रिलेटेड, इंसान की सोशल ग्रूमिंग से रिलेटेड, इंसान की सोल से रिलेटेड, द सर्च फॉर नॉलेज से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस को रेज किया। इट वाज सोक्रेटिस हु made the sound foundation of thought process and wisdom among Athenians। जैसा कि हमने इससे पहले लेक्चर में ग्रीक सिटी स्टेट्स के डिफरेंट पॉलिसीज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया, और जिसमें से 3 बड़ी सिटी स्टेट्स, जिसमें मैसेडोनिया था, खुद एथेंस था, और तीसरे नंबर पर स्पार्टा था। उनके सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, वहाँ के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, वहाँ के रिलीजियस बिलीफ्स को, डेली अफेयर ऑफ सोशल लाइफ को, वॉर एंड पीस के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया। आज हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ सोक्रेटिक व्यू ऑफ लाइफ का, सोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का। बड़ा इंपॉर्टेंट है सोक्रेटिस को अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट, इसलिए कि आने वाले 2500 साल में आज दिन तक का इंसान जब पॉलिटिकल थिंकिंग की बात करता है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता है, तो वो मॉरल वैल्यूज, वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जो कि एथेंस में प्रमोट किए गए, प्रोजेक्ट किए गए, सरफेस किए गए सोक्रेटिस की तरफ से, और सोक्रेटिस के उन क्वेश्चंस की तरफ से जिनको डील करना, जिनको एड्रेस करना, जिनसे मजीद क्वेश्चंस का पैदा होना, माशरती, सियासी, मईशती, मजहबी और यहाँ तक के तिजारती यानी ट्रेड के मामलात, पीस एंड वॉर के कॉन्सेप्ट्स, जितने भी आज तक की दुनिया में हम स्टडी करते हैं, बाद के जितने पॉलिटिकल फिलोसोफर और थिंकर्स को स्टडी करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं जाकर जो थॉट्स हैं उसकी ओरिजिन सोक्रेटिस से ही होती है। हमने कोशिश ये की, चूंकि सोक्रेटिस का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी थी उसको डायलैक्टिक्स कहा जाता था, सोक्रेटिक मेथड कहा जाता था, जिसमें सोक्रेटिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रेज करते थे। सोक्रेटिस की अपनी एक कोटेशन है, दैट बीइंग अ टीचर आई कैन नॉट टीच यू, आई कैन मेक यू एबल हाउ टू थिंक। यानी इट इज द फर्स्ट लैडर ऑफ विजडम। अक्लमंदी, दानिशमंदी, दूरंदेशी की ये पहली सीढ़ी है जब आप सवाल पैदा करना या सवाल उभारना या सवाल को सरफेस करना जान जाएं, और आप बहुत से सवाल करें और उन्हीं के सवालों के जवाब की तलाश में आप अपनी अकल, अपनी दानिश, अपनी मंतक, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज, चाहे वो नेचुरल वर्ल्ड का नॉलेज हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नॉलेज हो, चाहे वो सोशल नॉलेज हो, चाहे वो रिलीजियस नॉलेज हो, उसको करेक्टली अप्लाई करें, और उसके रिजल्ट में जो नॉलेज आपके सामने आएगा, जो प्रोडक्ट आपके सामने आएगी, वो ही एक रियल फिलॉसफी भी है। इससे पहले कि हम लेक्चर को डिटेल में एनालिसिस करें, सबसे पहले हम लेक्चर की आउटलाइन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है, इसमें हमने डिफरेंट डिविजन्स की हैं अपने लेक्चर की। ऑलमोस्ट इस लेक्चर के 6 पार्ट्स हैं, और हर एक पार्ट में अलग अलग तरीके से डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया गया है। चूंकि हम बेस रखने जा रहे हैं, हम बुनियाद रखने जा रहे हैं, हम बिगिनिंग करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली फिलॉसफी की, और उससे रिलेटेड पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थिंकिंग,
जो कि हमारे सेशन के बाद एक नेक्स्ट सेशन है जिसमें मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स बड़ा इंपॉर्टेंट एक हमारा सब्जेक्ट है, और उसकी भी जाहिर सी बात है हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें फिलॉसफी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज फिलॉसफी। उसके बाद हम देखेंगे हु वाज सोक्रेटिस एंड हिज लाइफ एट एथेंस एंड अलोंग दैट हिज कंटेम्परेरीज। जब सोक्रेटिक थॉट्स प्रमोट हो रही थी तो उस वक्त मौजूद इसके कंटेम्परेरीज कौन थे और थिंकर्स सोक्रेटिस के अलावा कौन वहां पर मौजूद थे, वहां पर कौन से कॉन्सेप्ट्स लोगों में आम तौर पर प्रोफेस किए जाते थे, माने जाते थे, और किस तरह सिस्टम्स चलते थे। Who were before Socrates? बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोक्रेटिस से पहले भी तो कोई पॉलिटिकल थिंकिंग होगी। अगर पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो कोई फिलॉसफी होगी। वो फिलॉसफी क्या थी? क्या वो रिलीजन की फिलॉसफी थी? क्या वो नेचर की फिलॉसफी थी? क्या वो फिलॉसफी ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्शन के ऊपर नजर डालती थी? या क्या वो फिलॉसफी इंसान के माशी, सियासी, समाजी या मईशती मामलात, जिसको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम्स कहते हैं, उसको डील करती थी? इन चीजों को भी अंडरस्टैंड करेंगे और हमें बड़ी आसानी होगी सोक्रेटिस को समझने की, और ये भी समझने की कि सोक्रेटिस ने वो थॉट्स सरफेस की, क्या वो उस दौर के अकॉर्डिंग थी, या उस दौर में जो एग्जिस्टिंग बिलीफ थे, जो सोशल कंस्ट्रक्शन की गई थी माशरे में, डिफरेंट ट्रेडिशंस की, रिचुअल्स की, नॉर्म्स की, वैल्यूज की, क्या सोक्रेटिस ने उनको चैलेंज किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आएंगे व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस की फिलॉसफी क्या थी? ह्यूमन लाइफ के बारे में, ह्यूमन नॉलेज के बारे में, विर्चू के बारे में, ईवल और विर्चू के कंपैरिजन के बारे में, इंसान के इस मुआशरे जिसको हम एक सोशल कॉम्बिनेशन या सोशल अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं, जब इंसान मुआशरे में इकट्ठा रहता है, उस मुआशरती जो उस वक्त के इश्यूज थे उसके बारे में सोक्रेटिस कैसे डील करते थे, उसके आइडियाज, सोक्रेटिस के मेथड ऑफ टीचिंग को हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। मैंने एक मॉडल बनाया है पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें जुडिशियल एक्टिविज्म है। जिस तरह सोक्रेटिस क्वेश्चन रेज करते थे, क्या अगर आज के दौर में सोक्रेटिस जिंदा होते तो क्या सोक्रेटिस आज के जुडिशियल एक्टिविज्म पर किस तरह क्वेश्चन रेज करते, ये किस तरह का टीचिंग मेथड उनका होता? आज बहुत से असूल, बहुत से कानून, बहुत से माशरती मामलात, सियासी मामलात, उस पर सोक्रेटिस की नजर कैसे होती? Why he was sentenced to death? क्यों सोक्रेटिस को सजाए मौत दी गई और हेमलॉक नामी एक जहर सोक्रेटिस को पीना पड़ा, जबकि सोक्रेटिस के पास एक ऑप्शन थी कि चाहे सोक्रेटिस जहर पिए या फिर वो शहर बदर हो जाए, लेकिन उसने जहर का प्याला ही क्यों पिया? और आखिर में हम देखेंगे व्हाट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम सोक्रेटिक फिलॉसफीज एंड सोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स। आज के इस दौर में सोक्रेटिस से हम क्या सीखते हैं? पिछले गुजरे 2500 सालों में सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस क्या रहा, और क्या सोक्रेटिस की दी गई फिलॉसफी इंसानों के लिए बेहतरीन फिलॉसफी है? पॉलिटिकल सिस्टम यानी निजाम सियासत के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है? क्योंकि पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ सोक्रेटिस को उनके स्टूडेंट्स ने फर्दर और क्लैरिफाई किया और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया, जिसमें हमें प्लेटो नजर आते हैं और फिर प्लेटो के स्टूडेंट हमें अरिस्टोटल नजर आते हैं, जिन्होंने जो कुछ भी कहा वो सोक्रेटिक मॉडल्स ही थे, लेकिन उसको एक रिफाइंड फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फिलॉसफी। सबसे पहले हम पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ सोक्रेटिस में पार्ट 1 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Now part 1 is what is philosophy? फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान है, लेकिन हम पहले दो डिफरेंट डेफिनेशंस को देखते हैं जो कि मैंने खुद डिड्यूस की हैं बहुत सा रिसर्च मटेरियल, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद। पहली डेफिनेशन जो मैंने डिड्यूस की है वो फिलॉसफी को कुछ इस तरह से डिफाइन करती है
that a strong desire for anything to be rightly understood by applying wisdom and logic. यानी अगर आपके अंदर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की ख्वाहिश हो कि आप किसी भी चीज, किसी भी फिनोमेना को राइटली अंडरस्टैंड करें, कॉम्प्रीहेंड करें, समझने की कोशिश करें, तो वहां पर आपने अपनी दानिशमंदी, अपने विजडम और अपनी लॉजिक यानी अपने मंतक को अप्लाई करना है उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये जो अंडरस्टैंड करने का वो एफर्ट है जिसमें आप अपने विजडम और अपनी लॉजिक को अप्लाई करते हैं, इसी को फर्स्ट लैडर ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आप अपनी अकल, अपनी दानिशमंदी, अपनी लॉजिक, अपनी मंतक को अप्लाई कर कर राइट वे में किसी भी एग्जिस्टिंग फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, अब जिस चीज को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इट माइट बी मटेरियल और नॉन मटेरियल, यानी जिस चीज को भी हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, चाहे वो कोई फिजिकल एग्जिस्टिंग थिंग है, दुनिया है, तगय्युरात हैं, फिजिकल मैटर की डेफिनेशन है, हमारे इर्द गिर्द का मादी दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड है, सितारे हैं, सियारे हैं, आपका सोलर सिस्टम है, या फिर कोई नॉन मटेरियल कॉन्सेप्ट है, कोई नॉन मटेरियल चीज है, जिस तरह आपके आइडियाज हैं, जिस तरह खुदा का तसव्वुर, अल्लाह ताला का तसव्वुर, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जिस तरह माशरे में जस्टिस का एक तसव्वुर हमारे सामने आता है, जिस तरह माशरे में स्टेट का एक कॉन्सेप्ट आता है, अच्छाई या बुराई की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स वेदर मटेरियल और नॉन मटेरियल which are an illusion by applying wisdom, क्योंकि apparently चीजें तो illusion ही होती हैं, जब आप उसमें wisdom को apply करेंगे to see behind these illusions to acquire the true knowledge, उसको correct knowledge भी कहा जाता है। Students, philosophy को अगर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो it is a combination of philia and sophia. Philia means love, sophia means wisdom, knowledge, thinking. In other words, अगर आप लास्ट पेज पर जाएं तो आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स विच आर एन इल्यूजन, और इससे ऊपर अगर हमने डेफिनेशन द स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी द लव फॉर एनीथिंग टू बी राइटली अंडरस्टूड बाय अप्लाइंग विजडम एंड लॉजिक, यानी आपके अंदर की ख्वाहिश, आपके अंदर का प्यार, आपकी अपनी जस्तुजू कि आप विजडम और नॉलेज को अप्लाई करें और सोचें। सो अ लव टू विजडम, in other words a strong desire to acquire wisdom knowledge in a correct manner, क्योंकि जब आप अपने wisdom को अप्लाई करते हैं, अपनी inquisitive school of thought को अप्लाई करते हैं, सवालों को ढूंढने के लिए, उनके जवाब तलाश करने के लिए लॉजिक को अप्लाई करते हैं, तो आपके सामने प्रोडक्ट में भी एक wisdom या नॉलेज ही आता है, that is the correct knowledge, और अल्टीमेटली आप अपने मकसद को हल कर लेते हैं। ये है डेफिनेशन फिलॉसफी। कार्ल जेस्पर जो कि बहुत मशहूर वेस्टर्न जर्मन फिलोसोफर हैं, उनका मानना है इन फिलोसफी क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर्स, यानी जो फिलोसोफर होता है जब वो सवाल पैदा करता है किसी भी चीज के बारे में कि मेरी एग्जिस्टेंस, मेरा वजूद क्या है, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, मरने के बाद किस हालत में होऊंगा, जिस्म के अंदर रूह का क्या तस्वुर है, तो जब ये सवालों के जवाब जानना चाहता है तो उससे आंसर्स उसको मिलते हैं। लेकिन फिलॉसफी में क्वेश्चंस, सवाल पैदा करना जवाब से ज्यादा जरूरी इसलिए समझा जाता है बिकॉज आंसर्स देमसेल्फ विल इन टर्न टू बिकम अ क्वेश्चन, तो उसके जो सवालों के जवाब हैं वहां से नए सवाल पैदा होते हैं। सो फिलॉसफी इज द ओनली मीडियम थ्रू विच वन कैन क्वेश्चन एनीथिंग, एनी बीइंग दैट इज मटेरियल और नॉन मटेरियल एंड इंक्वायर इट्स रियलिटी बाय कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक। It is a way of thinking about questions. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो फिलॉसफी है it is a love and a desire of knowledge, यानी फिलोसोफर्स वही लोग हो सकते हैं जिनकी अपनी जात के अंदर बहुत सा नॉलेज इकट्ठा करने की ख्वाहिश मौजूद है। और जैसा कि हम फिलॉसफी को भी अंडरस्टैंड कर पाए, कार्ल जेस्पर की भी हमने कोटेशन को अंडरस्टैंड किया कि क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन लीड करते हैं आंसर्स की तरफ और आंसर से नए क्वेश्चन पैदा होते हैं। और स्टूडेंट्स, इसी तरह इंसान ने अपनी 10 से 15 हजार साला जो रिटन हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है उसमें डिफरेंट प्रोसीजर और एवोल्यूशन के डिफरेंट मराहिल को डिफरेंट एराज में कवर किया।
और आज का इंसान बहुत से सवालों के जवाब जान चुका है। यहाँ पर एक बात जरूर हम करना चाहेंगे कि जब हम किसी भी फिलोसोफर को अंडरस्टैंड करते हैं तो वहां पर एक चीज जो कि नॉर्मली टीचर्स इग्नोर करते हैं, रोल ऑफ रिलीजन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो नॉलेज है जिसकी डेफिनेशन या जो फिलॉसफी है जिसकी डेफिनेशन अभी हमने करने की कोशिश की, इसकी दो हालतें या दो काइंड्स होती हैं। एक वो नॉलेज जो एक्वायर्ड नॉलेज होता है, जिस तरह की अभी हमने बहस की कि डिजायर फॉर नॉलेज, डिजायर फॉर विजडम, लव फॉर विजडम इज कॉल्ड फिलॉसफी। इसी तरह से एक इल्म और है जिसको हम रेवलेशन का इल्म कहते हैं, वही का इल्म कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने अपने 1,24,000 अंबिया कराम पर वही की। और इस कायनात का जो बनाने वाला खालिक अजीम अल्लाह ताला है, उसने वो इल्म भी इंसानों के साथ शेयर किया जो कि खालिसतन वो इल्म है जिसको सिर्फ अल्लाह ही जानता है और मुकम्मल इल्म है। तो यहाँ पर ये बात भी जहन में रहे कि जिस तरह मुसलमानों के यहाँ, यानी जैसे मैं मुस्लिम हूँ, हमारे यहाँ 4 पैगंबरों का यानी 4 रसूलों का कॉन्सेप्ट है और 1,24,000 अंबिया कराम का कॉन्सेप्ट है। यानी नबी की डेफिनेशन है जिस पर अल्लाह ताला अपने सहीफे, अपना मैसेज भेजता है, लेकिन उनके पास मुकम्मल शरीयत यानी किताब नहीं होती, मुकम्मल इल्म या मुकम्मल पाया तकमील, एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। लेकिन उस वक्त, उस अरसा और वहां तक के लोगों के लिए एक रूल्स का पैकेज होता है, जिंदगी गुजारने के तरीके होते हैं, मॉरल वैल्यूज होती हैं। लेकिन जो रसूल होते हैं, इनके ऊपर वो मुकम्मल पैकेज, वो मुकम्मल इल्म, वो मुकम्मल शरीयत का नज़ूल होता है जो उस वक्त मौजूद तमाम इंसानों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जिस तरह ज़बूर है, तौरात है, अंजील है, और फाइनली मुकम्मल किताब और क़यामत तक मुकम्मल हालत में, बिल्कुल दुरुस्त हालत में मुकम्मल रहने वाली किताब कुरान मजीद है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ। ये 4 किताबें भी नॉलेज का जरिया है। यहाँ ये बताना इसलिए जरूरी था कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करेंगे, मुस्लिम पॉलिटिकल फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करेंगे, तो मुस्लिम पॉलिटिकल फिलॉसफी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको रिलीजन की मिलेगी। और कहीं ना कहीं जब हम मिडिवल वर्ल्ड में जाएंगे, यानी सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल के बाद की दुनिया में जाएंगे, जहां पर हमें रोमन रिपब्लिक का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आएगा और रोमन्स पूरी दुनिया पर हुकूमत करते नजर आएंगे, तो वहां पर हमें क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट्स भी नजर आएंगे, यानी बाइबल के कॉन्सेप्ट, इंजील के कॉन्सेप्ट भी नजर आएंगे। और जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पर रिलीजियस कंट्रीब्यूशन भी नजर आएगी, यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी और रिलीजियस फिलॉसफी भी नजर आएगी। अभी हम आगे जाते हैं और फर्दर देखते हैं हमारे लेक्चर में फिलॉसफी की टाइप्स, बल्कि फिलॉसफी की टाइप्स में जाने से पहले हम मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं, जिसके ऊपर नॉलेज एक्वायर किया जाता है या क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ थिंग्स या बीइंग्स अंडर कंसिडरेशन इन फिलॉसफी। फिलॉसफी में 2 किस्म की चीजों को कंसिडर किया जाता है, जिस तरह के मैंने आपसे अभी अर्ज किया। एक मटेरियल थिंग्स या मटेरियल बीइंग्स हैं और एक नॉन मटेरियल थिंग या नॉन मटेरियल बीइंग्स है। जिस तरह आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है मटेरियल बीइंग्स, जिस तरह आपके सामने वो तमाम चीजें जिनको आप छू सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इंसान के इर्द गिर्द मौजूद का वर्ल्ड। और उसके अलावा नॉन मटेरियल बीइंग्स यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, डिफरेंट किस्म के जस्टिस से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेट से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स, और मेटाफिजिकल वर्ल्ड यानी माँ बाद तिबियात, इस फिजिकल वर्ड्स के अलावा जो वर्ड एग्जिस्ट करता है, इसको मेटाफिजिकल वर्ड कहते हैं। उसके बारे में कॉन्सेप्ट, उसके बारे में क्वेश्चन रेज करना, उसके बारे में इल्म हासिल करना, ये भी फिलॉसफी का ही एक एरिया है जिस पे डिफरेंट फिलोसोफर ने डिफरेंट टाइम ऑफ हिस्ट्री में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसके बाद देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। जिस तरह के मैंने आपको बताया, फिलॉसफी इज अ डिजायर, इज अ लव फॉर विजडम, फॉर नॉलेज, फॉर थिंकिंग। तो ये जो डिजायर, ये जो लव, ये जो एक हमारे अंदर एक इमोशंस हैं कि हम इल्म हासिल करें, तो ये किन बेसिस पर हम हासिल कर सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक फिजिकल वर्ल्ड की भी कोई चीज है, नेचर से रिलेटेड कोई फिनोमेना है,
जब फिलोसोफर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उसको अपने लॉजिक और विजडम को अप्लाई करता है, तो किन किस्म की ब्रांचेस ऑफ नॉलेज का उसको सहारा लेना पड़ता है। तो 4 ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करती हैं फिलोसफी को अंडरस्टैंड करने में, या किसी भी चीज या किसी भी कॉन्सेप्ट, चाहे मटेरियल है चाहे नॉन मटेरियल है, उसकी फिलोसफी को प्रेजेंट करने हैं। आसान अल्फाज में फिलोसोफर इन 4 अलूम का सहारा लेते हैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, या अपनी फिलोसफी सरफेस करने के लिए। जिसमें सबसे पहले जो ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, इसको कहा जाता है मेटाफिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज द नेचर ऑफ रियलिटी। यानी जो हकीकत है वो कहां पर है, हकीकत के बारे में जो इल्म हासिल किया जाता है या जो लॉजिक अप्लाई किया जाता है उस पर, उस ब्रांच ऑफ स्टडी को मेटाफिजिक्स कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज। यानी वो जो इल्म हासिल किया गया, जो इल्म माशरे में मौजूद है, उसकी अहमियत क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी नेचर क्या है, क्या वो सही नॉलेज है या सही नॉलेज नहीं है। किन तकाजों से पता चलेगा कि वो इल्म जो फिलोसोफर आपको सरफेस कर रहा है वही राइट इल्म है। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो यही वो डिजायर फॉर नॉलेज है, यही वो स्टेप्स हैं जिसमें हम हर एक चीज को एग्जामिन करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज फिलोसफी में वैल्यू थ्योरी है। व्हाट इज वैल्यू थ्योरी? यानी फिलोसोफर एथिक्स और एस्थेटिक्स का बहुत ख्याल रखते हैं। एथिक्स यानी क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, गुड और बैड का कॉन्सेप्ट, इवल और विर्चू का कॉन्सेप्ट, नॉर्म्स एंड वैल्यूज का कॉन्सेप्ट, इसको भी अप्लाई किया जाता है। और उसके साथ साथ एस्थेटिक्स, ये वो ब्रांच है नॉलेज की जिसमें चीजों की अपीयरेंस और हिडन खूबसूरती का जो है आप समझ लें सर्च की जाती है, ब्यूटीफाई किया जाता है चीजों को, और ब्यूटीफुल वे में एक एस्थेटिक सेंस में चीजों को परसीव करने की कोशिश की जाती है ताकि उनके बिहाइंड राइट नॉलेज यानी असल इल्म को हासिल किया जाए। और आखिर में लॉजिक है जिसको मंतक कहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी बाय अप्लाइंग करेक्ट नॉलेज। यानी फिलोसोफर जब किसी भी चीज को डिफाइन करता है, चाहे वो मटेरियल है या नॉन मटेरियल है, तो उसमें फिर अपनी कोई रीजन देता है और इस वे से उस रीजन को अप्लाई करता है कि करेक्टली उसका नॉलेज सामने आ सके। और ये वही चीजें हैं जिससे फिर क्वेश्चन पैदा होते हैं। पार्ट 2 स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हम देखेंगे हु वाज सोक्रेटिस, हिज लाइफ एट एथेंस एंड हिज कॉन्टेम्परेरीज। तो सोक्रेटिस को अंडरस्टैंड करने से पहले, सोक्रेटिस को समझने से पहले सोक्रेटिस की कुछ कोटेशंस को देखते हैं जहां से हम सोक्रेटिस को जज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सोक्रेटिस का मानना था, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। यानी मैं किसी को भी कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, कुछ भी नहीं समझा सकता। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि मैं उनके अंदर वो एबिलिटी पैदा कर सकूं कि वो सोचें। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी फिलोसोफर के लिए, जबकि वो अपने इल्म की डेप्थ आपके साथ शेयर कर। एक और जगह फिलोसोफर सोक्रेटिस कहते हैं, फॉलिंग डाउन इज नॉट अ फेलियर। जब आप कहीं पर गिर जाते हैं तो आप हारते नहीं हैं। फेलियर कम्स व्हेन यू स्टे वेयर यू हैव फॉलन। यानी नाकामी तो तब आती है जब आप वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां पर आप गिरे। इसको बड़े आसान तरीके से समझते हैं कि हम अपनी माशरती यानी सोसाइटल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में, कलेक्टिव लाइफ में, अपनी जिंदगी में इल्म हासिल करने की तगोदो में, अपने करियर में, अपनी जॉब में, कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम में जब फंस जाते हैं तो वो जो हमारा फंसना या उस प्रॉब्लम में गिरना है, ये हमारा फेलियर नहीं है। फेलियर तब होगा जब हम हार मानकर उसी स्टेट पर रह जाएंगे। और अगर आप गौर से स्टेटमेंट को देखें तो बनीनो इंसान ने यानी मैनकाइंड ने हजारों साल की तगोदो के बाद आज की इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में तरक्की हासिल की, एक बहुत ज्यादा डेवलप्ड किस्म की दुनिया सामने ले आए। फास्टेस्ट मूविंग बुलेट ट्रेन्स हैं, इंटरनेट है, एजुकेशन के डिफरेंट एवेन्यूज हैं,
हमारे पास डिफरेंट किस्म के हाई टेक मोबाइल्स हैं, डिफरेंट किस्म की मेडिसिन, डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज, यहाँ तक कि इंसान इस वक्त जो स्टार्स का एक नई इन्वेंशंस की तरफ जा रहा है, एक नए वर्ल्ड की तलाश की तरफ जा रहा है। ये क्या है? क्योंकि इंसान जिंदगी में जब भी कहीं पर हारा, चाहे जंग की वजह से, चाहे मौसमों की वजह से, चाहे उसकी जिंदगी में बीमारियों की वजह से, चाहे किसी और आफत की वजह से, इंसान गिरा नहीं। और यही सोक्रेटिस हमें बताना चाह रहे हैं। और इन्हीं दो कोटेशन से हमने सोक्रेटिस की इल्म और उनकी पर्सनैलिटी की डेप्थ का अंदाजा होता है कि वो किस कदर बड़े दर्जे पर फाइज थे अपने उस दौर में, जो इस तरह की थॉट्स को प्रमोट करते थे और इनकरेज करते थे। और उनकी जितनी भी नॉलेज है वो ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत बड़ा असासा, बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो फिर रिपीट करता हूँ सोक्रेटिस के वर्ड्स को, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। दूसरी जगह सोक्रेटिस कहते हैं, फॉलिंग डाउन इज नॉट अ फेलियर, फेलियर कम्स व्हेन यू स्टे वेयर यू हैव फॉलन। देखते हैं सोक्रेटिस की जिंदगी के बारे में और देखते हैं सोक्रेटिस की अर्ली लाइफ के। एक मशहूर और कोटेशन हमारे सामने आती है, सोक्रेटिस कहते हैं, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, क्योंकि यही वो कोटेशन है जो सोक्रेटिस की जिंदगी को हमारे सामने खोल के रखती है और हमें एक मौका देती है कि हम एग्जामिन करें अपनी जिंदगी को, अपनी आज की मौजूदा जिंदगी, अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स को, अपने सोशल सिस्टम्स को, अपने इंटरेक्शंस को, अपने बिहेवियर्स को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, इकोनॉमिक इश्यूज को, यहाँ तक कि अपनी इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ को। बिकॉज जब आप एग्जामिन करते हैं, जब आप देखते हैं, जब आप जांचते हैं अपनी जिंदगी को, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में अच्छाई और बुराई से आपको बहुत सा इल्म मिलता है। बहुत सी चीजें जो हम गलत कर रहे होते हैं, बहुत सी चीजें जो हम ठीक कर रहे होते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस आते हैं। और अगर इंसान अपनी जिंदगी को एग्जामिन न करें तो उनकी जिंदगी वर्थ लिविंग नहीं है। और यही वो मेजर डिफरेंस है जो इंसान को कॉर्न ऑफ क्रिएचर बनाता है, अशरफुल मखलूकात भी बनाता है। क्योंकि इंसान और जानवर में सबसे बेसिक डिफरेंस विजडम, अक्लमंदी और दानिशमंदी का है। जानवर जिस हाल में पैदा होते हैं, जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको रखा जाता है, जिस मोड ऑफ लाइफ को उन्होंने फॉलो करना होता है, हजारों साल से वैसे ही वो करते चले आ रहे हैं और इसी तरह उनकी नस्ल बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इंसान ने बहुत ज्यादा तरक्की हासिल की है। इंसान गो के जंगों में भी इन्वॉल्व रहा, इंसान गो के बहुत बड़े बड़े महाजों से भी गुजरा, इंसान ने समंदरों को, हवाओं को, जमीन को, मौसमों को अपने काबू में किया। कैसे किया? क्योंकि इंसान ने अपने गिरदोनवा को, अपनी जिंदगी को, अपने सिस्टम को, इस नेचर को एग्जामिन किया। तो आज का इंसान जिन मुश्किलात में है, अगर वो अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं दोबारा एग्जामिन करने की कोशिश करेगा तो फिर से वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। देखते हैं सोक्रेटिस कौन थे। सोक्रेटिस 470 BCE में एथेंस की एक सिटीजन फैमिली में पैदा हुए। क्योंकि एथेंस में 3 टाइप की कैटेगरीज थी। एक कैटेगरीज को सिटीजन कहा करते थे, एक कैटेगरी को मैटिक कहा करते थे और एक कैटेगरी को स्लेव्स कहा करते थे, जिसकी डेफिनेशन, जिसकी डिटेल हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो चूंकि ये फुल सिटीजन थे तो इनके पास वो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे, इनके पेरेंट्स के पास भी थे। सोक्रेटिस कहते हैं, द ग्रेटेस्ट लेसन आई हैव लर्नड इन लाइफ इज दैट आई स्टिल हैव अ लॉट टू नो। मैंने अपनी सारी जिंदगी में, सोक्रेटिस कहते हैं, कि सबसे बड़ा एक ही सबक सीखा, एक ही लेसन सीखा कि मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है। यानी मेरी जुस्तजू सीखने की जारी रहेगी। फिर आते हैं फिलॉसफी की डेफिनेशन पे, जिसको कहा जाता है फिलिया एंड सोफिया, यानी लव या डिजायर फॉर नॉलेज। यही वो नॉलेज की डिजायर हमें सोक्रेटिस में नजर आती है। द ओनली गुड इज नॉलेज, द ओनली इविल इज इग्नोरेंस। यानी सोक्रेटिस का मानना यह था कि अगर आपके पास इल्म है, आपको अपने बारे में पता है, अपने माशरे के बारे में पता है, अच्छाई बुराई के बारे में पता है, अपने वजूद की एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, अपनी ड्यूटीज के बारे में पता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिक इल्म रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, अपनी सेल्फ को जानते हैं, अपनी सोल को जानते हैं, अच्छाई और बुराई के फर्क को जानते हैं, आप बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। ओके, इट इज द ओनली गुड। दुनिया की बेहतरीन चीज वो इल्म ही है। और दुनिया की
ओनली ईवल, दुनिया में सबसे बड़ा और सिर्फ एक ही बुराई है जो इग्नोरेंस यानी जहालत है। जब आपको मालूम ही कुछ नहीं, अच्छाई बुराई के फर्क के बारे में मालूम कुछ नहीं, अपनी सोशल लाइफ के बारे में मालूम नहीं, अपने पॉलिटिकल राइट्स, अपनी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में मालूम नहीं, अपनी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में मालूम नहीं, अपने रिलीजन्स के बारे में मालूम नहीं, अपने और अपने खुदा से आपका क्या ताल्लुक है, आपके वजूद की वजह क्या है, आप दुनिया में किस मिशन पर आए, जब इन चीजों का आपको इल्म नहीं तो आप इग्नोरेंट हैं और आप ईवल के साथ। सोक्रेटिस की अगर अर्ली लाइफ को देखा जाए, हिज फादर वाज अ कार्वर, यानी वो एक संग तराश थे। वो डिफरेंट किस्म के स्टोन्स को कार्व आउट करते थे और उन स्टोन्स में से डिफरेंट शक्लें बनाया करते थे, डिफरेंट मुजस्मे बनाया करते थे, स्कल्पचर बनाया करते थे और उनको बाजार में फरोख्त किया करते थे। आपकी जो वालदा थी वो एक मिडवाइफ, मिडवाइफ का मतलब दाई थी, यानी जब औरतों के यहाँ बच्चा पैदा होना होता था, जिस तरह आजकल के मॉडर्न सिस्टम में हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट होती है या आज के मॉडर्न सिस्टम में हॉस्पिटल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम एथेंस में मौजूद था और आपकी जो वालदा थी वो प्रोफेशनल मिडवाइफ का रोल अदा कर रही। In early life, Socrates learned mathematics, astronomy, religion and ethics, जो कि एक एवरेज एथेनियन सिटीजन के घर पैदा होने वाले बच्चे को अर्ली लाइफ में ये तमाम उलूम की बेस प्रोवाइड की जाती थी और बेसिक नॉलेज दिया जाता था। इन हिज यूथ ही सर्व्ड एज अ फुट सोल्जर इन एथेनियन आर्मी। उस वक्त का ये एक रूल था कि जो बच्चा भी एथेनियन सिटीजन होता था, जब वो जवान होता था तो वो एथेनियन आर्मी में पार्टिसिपेट करता था। चूंकि जो सोक्रेटिस है उनका कोई खास रुझान नहीं था आर्मी की तरफ, तो वो एज ए फुट सोल्जर, एज ए सिपाही के तौर पर वहां अपनी सर्विसेज देते थे कुछ जंगों में वहां पर। हिज इंक्विजिटिव बिहेवियर, क्वेश्चनिंग बिहेवियर, सोक्रेटिस में पैदा होते साथ ही शुरू से ही बचपन में बहुत से सवाल उठाने की आदत, वो अपने वालिदैन से भी सवाल करते थे, उस वक्त के एथेंस के माहौल के बारे में भी सवाल करते थे। He used to question about Athena and Parthenon। ये एथेना का मुजस्मा है जो यहाँ पार्थिनॉन में पड़ा होता था, जो बिल्कुल सोक्रेटिस के घर के सामने एक बहुत बड़े टीले पर मौजूद पार्थिनॉन के साथ था। और उस वक्त एथेना को एक ऐसी देवी या ऐसी गॉडेस माना जाता था जो एथेंस के सिटी स्टेट को डिफरेंट किस्म की बुराइयों से, डिफरेंट किस्म की आफात से, डिफरेंट किस्म की डेंजर से बचाती थी और लोग इसको पूजा करते थे। तो अक्सर जो सोक्रेटिस था वो एथेना से मुतल्लिक सवाल करता था, अपने वालिद से पूछता था, चूंकि आप एक कार्वर हैं, आप संगतराश हैं, आप पत्थरों में से बेहतरीन खूबसूरत चेहरे बना देते हैं, तो जाहिर है एथेना को भी किसी ने बनाया होगा। ये पत्थर का मुजस्मा जो पार्थिनॉन में पड़ा है, ये हमारी हिफाजत कैसे कर सकता है? इस पर तो खुद मट्टी पड़ जाती है, ये खुद अपनी हिफाजत कैसे कर सकता है? इसको तो हम बचा कर रखते। तो इस तरह के बहुत से सवाल वो किया करता था। When he find unsatisfactory answers about Athens gods and goddesses, जब एथेंस बहुत से खुदाओं को मानते थे एथेनियन लोग और बहुत सी खुदाओं की बीवियों को उस वक्त माना जाता था, जो उनका अपना रिलीजियस कॉन्सेप्ट था, तो उसको कोई खातर का जवाब नहीं मिला करते थे। क्योंकि हमने अक्सर देखा और प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, जो एथेंस के गॉड्स थे वो गॉड ऑफ थंडर थे, गॉड ऑफ विंड थे, डिफरेंट किस्म के सूरज को खुदा माना जाता था। और जब उन पर आफतें आती थी तो एथेनियन समझते थे कि उनके खुदाओं से नाराज है। तो अक्सर सोक्रेटिस ये सवाल करता था कि ये कैसा खुदा है जो अपनी बनाई हुई मखलूक को ही मारता है, अपनी बनाई हुई मखलूक से ही उसकी जान मांगता है, उसके खून का प्यासा है, ये कैसा खुदा है जो अपनी मखलूक पर ही डिपेंडेंट है? उसको उसके जवाब नहीं मिलते। He challenged all the existing traditions, norms, values and political systems of Athens। तो बचपन से ही वो चैलेंज कर देता था, वो सवाल पैदा करता था उस वक्त के मौजूदा ट्रेडिशन, रवायात, नॉर्म्स एंड वैल्यूज और पॉलिटिकल सिस्टम जो वहां का उस वक्त की एथेनियन डेमोक्रेसी। He used to ask his father, how could you make beautiful line out of the piece of wood or a stone? यानी आप किसी लकड़ी या पत्थर के एक टुकड़े से कैसे खूबसूरत शेर बना देते हैं? उसके वालिद उसको जवाब देते थे कि ये मेरा फन है, मैं खूबसूरत इमेज अपने जहन में पहले बनाता हूँ, उस इमेज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट हथियार या औजार को इस्तेमाल करते हुए
एक खूबसूरत सा एक पीस सामने बनाकर ला देता हूं, तो इसका मतलब हुआ वो जो खूबसूरती थी, जो वो एक इमेज थी, जो पत्थर में से शेर या उस लकड़ी के टुकड़े में से किसी चीज को बनाने की थी, वो सोक्रेटिस के वालिद के जहन में थी। तो यहां से सोक्रेटिस के और सवाल पैदा होते थे कि चीजें कहीं ना कहीं छुपी हुई होती हैं, मख्फी होती हैं। इसका मतलब है हमारे जहन में पैदा होने वाले सवाल या हमारे जहन में पैदा होने वाली चीजें हकीकत में हो सकती हैं। क्यों? अगर हम उनको राइट वे में तलाश करें। जिस तरह के उसके वालिद ने संग तराशी का एक फन सीखा था और पत्थर को डिफरेंट तरीकों से काट झाट कर, संग तराश करके, कार्व करके वो एक खूबसूरत शक्ल बना सकते थे, तो इंसान अपनी सोच से बहुत सी चीजों की एक खूबसूरत शक्ल क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये इंसान की सोच पर ही मुनहसर है। He used to ask his mother about his job of midwife. वो अपनी माँ से अक्सर सवाल किया करता था कि वालिदा कैसे आप एक इंसान को दुनिया में लाती हैं? तो वो जवाब देती थी, तो मेरा तो सिर्फ काम इंसान को आजाद करना है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये खुद ब खुद हो जाता है। तो वहां से भी बहुत से सवाल जन्म लेते थे सोक्रेटिस के माइंड में। He concluded that things are hidden and it is we who can put effort to see them by applying our correct knowledge. तो सोक्रेटिस को एक चीज की तो बचपन में समझ आ गई थी कि चीजें, फिनोमेनास, कॉन्सेप्ट्स, बहुत कुछ छुपा हुआ है लेकिन इसी दुनिया में मौजूद है। हमें अपना करेक्ट नॉलेज, विजडम और अक्लमंदी अप्लाई करने के बाद उन चीजों को वहां से निकालना है और उनको हासिल करना है। और इंसानों ने जिंदगी में जितनी तरक्की की, चाहे वो ऑयल प्रोड्यूस करना हो, चाहे वो जहाज बना लेना हो, फास्ट मूविंग बुलेट ट्रेन्स बना लेना हो, सैटेलाइट को हवा में, स्पेस में भेज देना हो, कि इंसान ने इन्हीं कानून कुदरत से सीखा। He adopted this mean of acquiring knowledge and started to question everything to every literate and intellectual citizen of Athens. Athens में याद रखिएगा उस वक्त 1/3 परसेंटेज ही थी या 1/3 अमाउंट के लोग ऐसे थे जो एथेनियन सिटीजन थे और जो अक्लमंद थे, दानिशमंद थे, इल्म हासिल करते थे। बाकी तो मैटिक्स और स्लेव्स थे, वो तो इग्नोरेंट थे। तो सोक्रेटिस क्या करता था, जो अहले इल्म लोग थे, लिटरेट लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे एथेंस के, अब उनसे भी सवाल करना शुरू हो गया और बहुत से सवाल किए। Resultantly soon he became popular and also considered a source of evil among Athenian elites whom he had challenged. तो सोक्रेटिस बचपन से ही अपने इन सवालों की वजह से जब जवानी तक पहुंचा तो उस एथेंस में मशहूर तो हो गया, लेकिन साथ साथ लोग उसकी जान के दुश्मन भी बन गए क्योंकि लोग उसको ईवल समझने लगे। और ज्यादातर कौन से लोग? जो उस वक्त के अशराफिया यानी एलीट लोग थे, जो उस वक्त हुकूमत में थे, जो उस वक्त सियासत में थे, जो उस वक्त अदालत में थे, जो उस वक्त बहुत से कंट्रोल संभाले हुए थे, क्योंकि सोक्रेटिस उनसे भी सवाल करता था। और जब वो सोक्रेटिस के सवाल के जवाब नहीं दे पाते थे, मजबूर हो जाते थे इसके आगे, तो वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते थे और उनको अपनी इंसल्ट भी फील होती थी। और सोक्रेटिस वहीं से और सवालों का आगाज कर देता था। इसी तरह से सोक्रेटिस ने उस वक्त के एग्जिस्टिंग गॉड्स यानी खुदाओं को भी चैलेंज किया। He met to Anaxagoras who was expert of astrology. ये वाहिद ऐसा शख्स है जिसने सोक्रेटिस की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया। क्योंकि सोक्रेटिस सवाल तो पहले से करता था, लेकिन जब वो अनाक्सागोरस से मिला तो उसको मालूम पड़ा कि वो जो सवाल करता है और चीजों को जो समझता है वो बिल्कुल हक पर और सीधे रास्ते पर है। He met to Anaxagoras who was expert of astrology. Anaxagoras जो था वो एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। Who claimed that there is no God in the skies. वो कहता था खुदा आसमानों पर नहीं है। These all are stones. ये जो आपको आसमानों पर नजर आते हैं, सितारे हैं, सियारे हैं, ये तो पत्थर हैं जो घूमते रहते हैं। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमें पता चल गया कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये स्टार्स हैं और सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द मौजूद कुछ प्लैनेट्स हैं, जो कि आज मैं और आप इजीली समझते हैं। तो इससे एक बात तो समझ आई कि एनाक्सागोरस जो था वो इल्म के उस मुकाम पर पहुंच चुका था, एस्ट्रोनॉमी के उस लेवल पर पहुंच चुका था जहां उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो एक एस्ट्रोनॉमिक वर्ल्ड है वहां पर कोई खुदा मौजूद नहीं, बल्कि ये तो मखलूकात है,
ये तो पत्थर है। बेशक वो इनको एक असल हालत में नहीं देख सका, और आज की साइंस हमें बताती है कि डिफरेंट प्लैनेट्स मादे की सूरत में है। एथेनियन ट्राइड एनेक्सागोरस एंड ही वाज फोर्स्ड टू एक्साइल। और जैसा कि एथेंस में होता था, एथेंस के लोग अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ, ट्रेडिशन, खुदाओं से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो उसके ऊपर बहुत सीखपा हो जाते थे। वो उसके जवाब वही देते थे जो हजारों सालों से उनके ट्रेडिशन चले आ रहे हैं। तो फिर एनेक्सागोरस का ट्रायल किया जाता है, इसको जेल में डाली जाती है। चूंकि ये बहुत अहले इल्म था तो वहां के लोगों ने इसकी सजाए मौत की जो सजा थी उसकी जगह इसको एग्जाइल यानी शहर बदर, इलाका बदर कर दिया और ये वहां से चला गया, और ये एथेनियन था भी नहीं। बट दिस इवेंट made an impression of Anaxagoras' truth of knowledge and convinced Socrates to follow the same path of questioning everything and knowing by oneself and avoiding already settled social beliefs। तो हुआ क्या कि सोक्रेटिस और ज्यादा ताकतवर हो गए, और ज्यादा कंसोलिडेट और कमिटेड हो गए, और ज्यादा मुसम्मम हो गए, डिटरमिन्ड हो गए कि जिस वे से वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं और जो चीजों को ऑब्जर्व करने का उनका एक मेथड है, फिलॉसफी का जो मेथड है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एनेक्सागोरस भी हक पर थे और एनेक्सागोरस ने भी इस तरह चैलेंज किया। यहां से दो चीजें टर्न लेती हैं एथेंस में। पहली चीज कि एथेंस के लोगों का एक बिहेवियर सामने आ जाता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग सोशल बिलीफ्स के अगेंस्ट, रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट, पॉलिटिकल बिलीफ के अगेंस्ट कोई फिलॉसफी, कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया मानने को तैयार नहीं थे। और ये निशानी है, याद रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी जाहिल और इग्नोरेंट मुआशरे की। यहाँ पर सोक्रेटिस के लिए कुछ चैलेंजेस भी पैदा होते हैं, क्योंकि अब सोक्रेटिस के लिए खुलकर अपने कॉन्सेप्ट्स को लोगों के सामने रखना उसकी लाइफ के एक सैक्रिफाइस या लाइफ को डेंजर में डालने के मुतरादिफ है। Socrates became very popular in Athens and other city-states due to his intellect and philosophical ideas. A great number of youth used to learn from sophists came to attend Socrates and became his disciples. तो यहाँ पर हमने एक और कॉन्टेम्परेरी कॉन्सेप्ट को देखा, यानी उस दौर में सिर्फ सोक्रेटिस ही नहीं था, यानी सॉफिस्ट भी होते थे। सॉफिस्ट उस वक्त के टीचर्स थे जो कि मूव करते थे पोलिस टू पोलिस, डिफरेंट सिटी स्टेट्स में जाते थे, इस तरह एथेंस में भी आते थे और डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स उस वक्त के अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाते थे, जिसमें वर्ल्डली लाइफ में गेन किस तरह हासिल करना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह हासिल करने हैं, जो चीज यूटिलिटी है वही आपका गुड है, यानी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बेहतर है वही अच्छाई है, बजाय ट्रू नॉलेज को हासिल करने के लिए। तो हुआ क्या, जो सोक्रेटिस इस तरह के सवाल सोफिस्ट से किया करता था तो सोफिस्ट के पास उसके कोई जवाब मौजूद नहीं होते थे, तो सोफिस्ट भी अगेंस्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि सोफिस्ट के बहुत से स्टूडेंट्स जो सोक्रेटिस के डिसिप्लिन बन गए। नाउ सोफिस्ट आल्सो गॉट अगेंस्ट हिम एंड सोक्रेटिस चैलेंज्ड देयर आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, अब हम सोफिस्ट के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, दैट हु वर सोफिस्ट्स एंड इन विच स्कूल ऑफ थॉट दे बिलीव। यानी उस वक्त जो एथेंस में मौजूद डिफरेंट किस्म के चौगा पहनकर डिफरेंट गली कूचों में, बाजारों में, एगोरा एक प्लेस हुआ करती थी जहाँ बहुत से इंटेलेक्चुअल जमा हुआ करते थे। वहाँ उस वक्त की यूथ को जो इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल नॉलेज दिया जाता था सोफिस्ट की तरफ से, वो सोफिस्ट बेसिकली थे कौन, उनका पर्पस क्या था, वो एथेंस के यूथ को या उस वक्त के जो वहां पर मौजूद लिटरेट या इंटेलेक्चुअल लोग थे उनको किस किस्म की आगाही दिया करते थे और उसके अगेंस्ट वो उनसे क्या बेनिफिट लिया करते थे, और आया सोक्रेटिस उनके पैरेलल ही एजुकेशन के सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे, उनके हक में थे या उनके खिलाफ थे। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। Students, sophists were teachers that traveled from one polis to another polis. They taught all subjects including rhetoric, the art of speaking and debate. They didn't believe the gods and had power over humans, यानी खुदा की इंसानों के ऊपर कोई ताकत भी होती है। They challenged Greek traditions, taught winning was better than seeking the truth. अब ये वो तमाम ऐसी एरिया से जहां पर सोक्रेटिस और सोफिस्ट के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, बिकॉज जो सोफिस्ट थे वो आर्ट ऑफ रेटरिक पढ़ाते थे स्टूडेंट को,
यानी डिबेट करने की टेक्निक्स पढ़ाते थे, बेहतरीन किस्म की किस तरह बात की जाती है, वर्बोज किस तरह हुए जाते हैं और अपने आर्ग्यूमेंट को किसी भी तरीके से लॉजिक के पहनावे में, लॉजिक के एक जो मास्क है उसके अंदर प्रूव करने की कोशिश की जाए, रादर वो जो आर्ग्यूमेंट है सही है या गलत है। दूसरी तरफ अगर हम सोक्रेटिस को देखते हैं, तो सोक्रेटिस का जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज था या कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी थी, वो उसकी एक थर्स्ट थी, उसकी एक प्यास थी, उसका एक क्वेस्ट थी, यानी वो राइट नॉलेज को एक्वायर करना चाहता था। बेशक उस राइट नॉलेज को एक्वायर करने के बाद सोक्रेटिस के अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो गलत क्यों ना साबित हो जाए, सोक्रेटिस को इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन सोफिस्ट का मानना ये था कि जो डिबेट करने की टेक्निक वो सिखाते हैं, चाहे गलत पे भी डिबेट की जाए, डिबेट जीतना असल मकसद होना चाहिए, यानी वो विनिंग सिखाते थे रादर देन सीकिंग द ट्रूथ। अब बेसिकली जो सोफिस्ट थे वो बिलीव करते थे हेराक्लाइटस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। हेराक्लाइटस बेसिकली प्री सोक्रेटिस एक फिलोसोफर था जो कि जिसको हम फिजिसिस्ट भी कह सकते हैं, यानी वो जो नेचर की स्टडी पे बात किया करता था। और हेराक्लाइटस के बारे में उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो ये थे कि हेराक्लाइटस का मानना ये था कि दुनिया में जितनी भी चीजें हमें एग्जिस्टिंग नजर आ रही हैं और उनमें जो भी तगय्युरात यानी चेंज आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, इनके पीछे कोई ट्रुथ नहीं है, इनके पीछे कोई पावर नहीं है, इनकी एग्जिस्टेंस जैसी हमें नजर आ रही है वैसे ही है। उसके बरक्स जो कॉन्सेप्ट थे सोक्रेटिस के, वो कहता था नहीं, सर्च करनी चाहिए, ट्रुथ को फाइंड करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग और अपीरेंट इल्यूजन्स हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं ट्रुथ है, रियल नॉलेज है, जबकि हेराक्लाइटस ऐसा नहीं कहता था। इसी वजह से सोफिस्ट भी हेराक्लाइटस के ही एडहेरेंट और फॉलोवर थे। अब जो सोफिस्ट थे बेसिकली दो उनके एरियाज थे, द क्वेश्चन ऑफ नॉलेज एंड क्वेश्चन ऑफ मॉरल्स, यानी इल्म क्या है, इल्म कैसे हासिल किया जाता है, इल्म हासिल करने के पर्पस और मकसद क्या होने चाहिए और इल्म से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, और इखलाकियात क्या है, माशरे की मॉरल्स क्या हैं, चाहे वो सोशल मॉरल्स हो, पॉलिटिकल मॉरल्स हो, इकोनॉमिक मॉरल्स हो। As in case of problem of knowledge, by defending relativism, they ended in skepticism. So also in question of morals, by the same subjectivist prejudice, they end in utilitarianism and hedonism. Thus, it is good which satisfies one's instincts and passions. जो sophist थे, वो जो question of knowledge या question of moral का आंसर देते थे, उनके लिए जो नॉलेज था वो रिलेटिव नॉलेज था, यानी किसी भी चीज का जो इल्म है वो उसकी उस सिचुएशन और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है। कोई अल्टीमेट, कोई फाइनल इल्म नहीं एग्जिस्ट करता या कोई फाइनल ट्रुथ नहीं है, कोई फाइनल नॉलेज नहीं है, ये उनका मानना था। इसलिए वो स्केप्टिसिज्म के कॉन्सेप्ट्स को यानी शकूक शुबहात की बात किया करते थे और रिलेटिविस्ट नॉलेज के फॉलोअर थे। इसी तरह जब मॉरल्स की बात आती थी तो वो उनका मानना यह था कि मॉरल या सोसाइटी के मॉरल्स या सोसाइटी के अखलाकियात यही होने चाहिए कि जिस अमल से, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, मुआशरा खुश है, मुआशरे में रहने वालों का फायदा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे यूटिलिटी हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ से दो नए कॉन्सेप्ट सामने लेकर आए सोफिस्ट, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट को यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है और दूसरे कॉन्सेप्ट को हेडोनिज्म कहा जाता है। What is utilitarianism? पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Utilitarianism is a theory in philosophy about right and wrong actions. याद रखिएगा, फलसफा जो है वो मॉरल्स को बहुत डेप्थ में एनालिसिस करता है। अच्छे और बुरे जो अमाल हैं, एक्शंस हैं, उससे फिर सोसाइटी परवान चढ़ती है, फिर लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, उससे एक सोसाइटी की स्ट्रक्चर, एक शक्ल सामने आती है। तो यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा और बुरा क्या है, यानी यूटिलिटेरियनिज्म के सामने या यूटिलिटेरियनिस्ट के सामने वही अच्छा है जो लोगों को अपैरेंटली फायदा दे, बेशक झूठ से फायदा हो, बेशक ज़हनी सुकून के लिए शराब नोशी या अयाशी की जिंदगी से फायदा हो, बेशक दुनियावी चीजें हासिल करने से लोगों को ज्यादा फायदा हो, तो वही अच्छा है। इट सेज दैट द मॉरली बेस्ट एक्शन इज वन दैट मेक्स द मोस्ट ओवरऑल हैप्पी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूजफुलनेस, यूटिलिटी या हैप्पीनेस दे। हमें जो मिडिल टाइम आता है
हिस्ट्री का, उसमें बेंथम नजर आते हैं जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में लिखा, और वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ज्यादा से ज्यादा जो चीज प्रोड्यूस की जाए और ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा हासिल किया जाए और लोग उसको इस्तेमाल करें, वही अच्छाई है माशरे के लिए। इससे फिर फर्दर कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट भी सामने आते हैं। जो उस वक्त के जो सोफिस्ट थे, वो उस वक्त के जो यूथ थे, उनको यही एजुकेट करते थे कि जो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज्ड हो वही बेहतर चीज है। वो इल्म जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे वही असल इल्म है। वो माशरती, सियासी या मईशत यानी इकोनॉमिक आइडियाज जो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे। जिस तरह उस वक्त लोग जंगे करते थे, लोग दूसरों की जमीनों पे कब्जे कर लेते थे, स्लेवरी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था जिसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी थी, जिसका बहुत ज्यादा फायदा होता था। राइट्स के बारे में एक स्पेसिफिक थॉट थी कि चंद किस्म की क्लासेस के ही राइट्स होने चाहिए, उसके अलावा किसी के पास राइट्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से उस वक्त के माशरों को जो चीजें सूट करती थी और उस माशरों में भी मौजूद जो एलीट क्लास थी उनको जो चीजें फायदा देती थी वही यूटिलिटी थी और वही बेस्ट चीज थी सोफिस्ट की नजर में। क्योंकि सोफिस्ट टीचर थे और पैसे लेकर पढ़ाते थे, फीस लेते थे, और उस वक्त मौजूद सिटीजन्स एथेनियंस जो थे वही उनको पे कर सकते थे। तो वो उनको इस तरह की तरगीब दिया करते थे कि आपके लिए बेस्ट वही है जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे, चाहे वो आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, यहाँ तक कि आपके रिलीजन में भी जो चीज आपको बेस्ट फेवर कर रही है उसको अडॉप्ट करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप हक पर हैं या नहीं। दूसरी जगह हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। हेडोनिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट आर्ग्यूज दैट द परसूट ऑफ प्लेजर एंड इंट्रिंसिक गुड्स आर द प्राइमरी और द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी हेडोनिज्म कहता है कि इंसान की जिंदगी का असल ऑब्जेक्टिव और गोल उसकी अपनी जात को पहचानना नहीं है, उसकी सोल को सर्च करना नहीं है, बल्कि एपरेंट प्लेजर हासिल करना है। उन चीजों से प्लेजर जिन चीजों से आप खुशी हासिल करें, अपनी जिंदगी में मजा करें, एंजॉयमेंट करें। और ये वो कॉन्सेप्ट्स थे जो सोफिस्ट ने काफी हद तक उस वक्त की यूथ में इनकलकेट कर दिए थे। और यही वजह थी कि जब सोक्रेटिस जवान होते हैं तो एथेंस बहुत सी जंगे करता है, जिसमें से सिसिली में एथेंस ने 200 के करीब शिप्स भेजे और वो हार गए। और इवन के स्पार्टा और एथेंस की जो पेलोपोनेशियन वॉर्स थी उसमें भी काफी हद तक स्पार्टन ने एथेनियंस को डिफीट किया, यहां तक कि एथेंस की जितनी भी 100 से ज्यादा एलाइड सिटी स्टेट्स थी उस पर कब्जा भी किया, उनको भी डैमेज किया और एथेंस की इकोनॉमी को, एथेंस की सोसाइटी को डैमेज किया। उसकी बेसिक वजह सोफिस्ट की दी गई तालीमात और गलत तालीमात थी, जिसकी वजह से उस वक्त के एथेंस का जो यूथ था, जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था पॉलिटिक्स में, जिन्होंने इकोनॉमी में, जिन्होंने वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करना था, वो लग्जरियस लाइफ की तरफ टर्न कर गया था और सिर्फ एपरेंट फायदे या नुकसान को ही बेहतर समझता था। सोफिस्ट वर्सेस सोक्रेटिस का एक कंपैरिजन अगर हम देखें तो जो सोफिस्ट थे वो बिलीव करते थे पेड टीचिंग पर। They taught rhetoric, the art of speaking, the art of debate, the art of convincing other, और उस डिबेट में जीतना, चाहे आप गलत हैं चाहे आप ठीक हैं। Sought to mold the opinion, किस तरह आपने ओपिनियन को चेंज करना है। जिस तरह आजकल के हमारे टॉक शोज में आपको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव रात को प्राइम टाइम पे नजर आ रहे होते हैं और वो अपने पार्टी लीडर्स या पार्टी के जो एजेंडाज हैं या जो भी कुछ वो गलत सही कर रहे हैं उसको सही प्रूव करने के लिए कुछ भी कह देते हैं, किसी भी तरीके से उसको मोल्ड कर देते हैं। तो ये आर्ट सोफिस्ट सिखाया करते थे। फेवर डेमोक्रेसी, और आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त की जो डेमोक्रेसी थी, एथेंस की डेमोक्रेसी थी, वो बहुत ज्यादा हद तक एथेंस को नुकसान दे चुकी थी, क्योंकि वहां पर अब डेमोक्रेसी अशराफिया की एक अमाजगाह बन चुकी थी। अशराफिया ही उस डेमोक्रेसी को डील करते थे और जिसकी वजह से पेलोपोनेशियन वॉर में भी एथेंस को बहुत नुकसान हुआ। उसके बरक्स जो सोक्रेटिस थे वो बिलीव करते थे फ्री इंस्ट्रक्शन पर, वो पैसे नहीं लिया करते थे। टॉट डायलैक्टिक्स, डायलैक्टिक्स एक मेथड है, एक वे है सोक्रेटिस का जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ बताते नहीं थे, गाइड नहीं करते थे, डॉगमैटिक किस्म का नॉलेज नहीं देते थे, कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज बता के उस पर अमल करने का नहीं कहते थे, बल्कि सवाल पैदा करते थे। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह फर्दर डिटेल में भी बात करेंगे कि डायलैक्टिक क्या होता है और डायलैक्टिक का नॉलेज और द वे ऑफ डायलैक्टिक से या क्वेश्चन रेज करने से, आर्ग्यूमेंट करने से, आपस में सवाल जवाब करने से किस तरह से रियल नॉलेज की तरफ आप जा सकते हैं।
सोक्रेटिस की एक और इंपॉर्टेंट चीज कि वो किसी भी ओपिनियन को मोल्ड करने के बजाय नॉलेज को हासिल करने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करते थे, एम्फेसिस करते थे। वो उस वक्त की सस्पिशियस थे डेमोक्रेसी से और प्रेफर्ड करते थे वहां पर कोई एरिस्टोक्रेटिक ऐसा सिस्टम आए जिसमें कोई एजुकेटेड किस्म की एलीट क्लास हो, जो बाद में हमने प्लेटो की रिपब्लिक में नजर आए, क्योंकि प्लेटो की रिपब्लिक बेसिकली वो तमाम डायलॉग्स हैं जो कि सोफिस्ट के स्टूडेंट्स और सोक्रेटिस और इसके स्टूडेंट्स के दरमियान डायलॉग हुए। उसी से प्लेटो ने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट दिया और उस रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि जिस तरह 3 क्लासेस बनाई जाती हैं, सबसे ऊपर विजडम को रखा जाता है, उसके बाद आप देखते हैं स्पिरिट को रखा जाता है और आखिर में एपिटाइट को रखा जाता है। विजडम में फिलोसोफर यानी गार्डियंस का रोल है, जो आपका स्पिरिट है उसमें आपके वॉरियर्स यानी लड़ने वाले हैं, और जो आपका एपिटाइट है वो आपके ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट हैं, प्रोड्यूसर है, ग्रोवर है। तो ये एक सर्टिफिकेशन दी। इंशाल्लाह जब हम प्लेटो को अंडरस्टैंड करेंगे तो डेप्थ में इसका भी एनालिसिस करेंगे। फिलॉसफी वर्सेस सोफिस्ट्री, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। फिलॉसफी यूजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजन्ड जजमेंट टू डिटरमिन द ट्रूथ ऑफ अ मैटर, of a thing, whether it is a material, whether it is a non-material। फिलॉसफी का काम क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग करे, और याद रखिएगा जो क्रिटिकल थिंकिंग है इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमंस इंटेलेक्ट, यानी जब इंसान किसी चीज को क्रिटिकली एवेल्युएट करता है, उसके हर एस्पेक्ट से उस पर सवाल पैदा करता है, उन सवालों के जवाब की जुस्तजू में फर्दर अपने नॉलेज को अप्लाई करता है और फर्दर सर्च करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, तो एक रीजन्ड जजमेंट आती है जिससे वो डिटरमिन कर सकता है किसी भी चीज के ट्रुथ के बारे में। While sophistry bypasses critical thought, sophistry यानी sophist critical thinking की तरफ जाते ही नहीं है, only uses the art of rhetoric to convince others that they are correct। तो लोगों को ओपिनियन मोल्ड करके किसी ना किसी तरह अपनी बात पर ये चीज बावर करवाना कि वो हक पर है, और उसको प्रूव करने की एक टेक्निक है सोफिस्ट्री, जो कि सोफिस्ट सिखाते थे। Philosophy and sophistry have two very different end goals। इसी तरह फिलॉसफी का जो आखिर मंजिल है या आखिर गोल है वो और है, और सोफिस्ट्री का और है। फॉर एग्जांपल जो सोफिस्ट्री है उसका एंड गोल है मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना, किसी आर्गुमेंट और डायलॉग या डिबेट में जीत जाना, और कुछ ऐसी चीजें हासिल करना जो मटेरियल गेन करें, जो आपको वक्ती फायदा दें। जबकि फिलॉसफी का एंड गोल है विजडम, नॉलेज, ट्रूथ की सर्च करना। इन शॉर्ट फिलोसोफर सीक द ट्रूथ रिगार्डलेस हु इज करेक्ट। फिलोसोफर अगर अपने ट्रूथ की स्ट्रगल में खुद अपने कॉन्सेप्ट में गलत भी साबित हो जाए तो फिलोसोफर ट्रूथ को हासिल करता है, while sophists seek to win regardless of what is true। फ्रेंड्स, यहां तक हमने पहले 2 पार्ट्स में फिलोसफी को अंडरस्टैंड किया, सोक्रेटिस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सोक्रेटिस की कुछ कोटेशंस, सोक्रेटिस की अर्ली लाइफ, सोक्रेटिस के कॉन्टेम्परेरीज जो कि सोफिस्ट थे उनको अंडरस्टैंड किया। हम अब पार्ट 3 में देखते हैं कि सोक्रेटिस से पहले जो फिलॉसफी थी वो किसकी थी, और सोक्रेटिस से पहले किस टाइप के फिलॉसफर हुआ करते थे और उनके क्या कॉन्सेप्ट्स। तो जो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स हैं उसमें हेराक्लाइटस आते हैं, थेल्स आते हैं, पाइथागोरस आते हैं, पार्मेनिड्स आते हैं। प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स दे फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटिंग फिजिकल वर्ल्ड, नेचर, अर्थ, यूनिवर्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फिजिसिस्ट। ये फिजिसिस्ट इसलिए कहते थे कि फिजिकल फिनोमेना की स्ट्रगल करते थे, फिजिकल फिनोमेना को जानने की स्ट्रगल करते थे, फिजिकल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की स्ट्रगल करते थे, और इस स्ट्रगल में ये डिफरेंट किस्म की फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन करते थे नेचर के बारे में, दुनिया किस चीज से बनी है, नेचर के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इंसान की यहाँ पर एग्जिस्टेंस क्या है, माँ बाप तिबियात यानी मेटाफिजिकल वर्ल्ड क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड क्या है, कॉस्मोस या कॉस्मोलॉजी क्या है। They investigated 2 areas। बेसिकली जो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स हैं जिसमें वो नेचर को, जिसमें वर्ल्ड को, जिसमें फिजिकल मैटर को यानी फिजिकल फिनोमेना को
अंडरस्टैंड करते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे, उसमें दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। एक, व्हाट थिंग्स आर मेड अप ऑफ, एंड नंबर टू, हाउ टू एक्सप्लेन चेंज एंड नेचर ऑफ रियलिटी। यानी ये जो चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जमीन है, पहाड़ है, समंदर है, आसमान है, चांद तारे हैं, इंसान है, नबातात यानी प्लांट्स हैं, ये किस चीज से बने हैं, और जो इसमें तगय्युर यानी तब्दीली या चेंज आ रहा है, इसकी हकीकत क्या है, इस चेंज के पीछे कोई रियलिटी है, नेचर ऑफ रियलिटी है, तो वो किस टाइप की नेचर ऑफ रियलिटी और वो कैसे एग्जिस्ट करती है। इस बारे में सबसे पहले हम देखते हैं थेल्स के कॉन्सेप्ट को। थेल्स कहते थे व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ। थेल्स का मानना था कि दुनिया यानी कायनात और कॉस्मोस की हर चीज जो है ये पानी से बनी है, हर एक चीज पानी से ही वजूद में आई। उसके बिल्कुल साथ उस वक्त मौजूद डेमोक्राइटस का मानना कुछ और था। डेमोक्राइटस कहते थे कि जो दुनिया है, पूरी कायनात जो है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनी है, इनका यूनिट एक टाइनी पार्टिकल है यानी एटम है, और ये वो प्रिमिटिव थ्योरी ऑफ एटम है जो सबसे पहले सरफेस भी दुनिया में हुई। यही फिलोसोफर्स ने उसको सरफेस किया, और इनका मानना था कि छोटे छोटे एटम आपस में मिलकर पूरी कायनात को बनाते हैं। दूसरी तरफ, हाउ टू एक्सप्लेन चेंज एंड नेचर ऑफ रियलिटी, इसके बारे में हेराक्लाइटस का मानना यह था चेंज इज रियलिटी एंड देयर इज नथिंग बिहाइंड चेंज। जिस तरह कि हमने पहले भी देखा कि सोफिस्ट भी हेराक्लाइटस को ही फॉलो करते थे। हेराक्लाइटस का कहना यह था कि हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद चेंज नजर आ रहा है हमें, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो समंदरों में हो, चाहे वो मौसमों की तब्दीली में हो, चाहे वो इंसान की उम्र में हो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा हो, चाहे वो आपके इर्द गिर्द मौजूद मटेरियल वर्ल्ड में हो, चाहे वो कॉस्मोस के किसी भी एरिया या सेगमेंट में हो, वो जो चेंज है वही रियलिटी है। यानी जो चीजें आपको तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, इसी का नाम तो हकीकत है। यह मानना था हेराक्लाइटस का, और यही मानना था बाद में सोफिस्ट का। इसके बरक्स उस वक्त मौजूद एक और बहुत बड़े फिजिसिस्ट यानी फिजिकल वर्ल्ड के एक फिलोसोफर मौजूद थे जिनका नाम पाइथागोरस है, जिससे बहुत ज्यादा प्लेटो भी इंस्पायर हुए। इनका मानना था चेंज इज इल्यूजन एंड ट्रुथ एग्जिस्ट बिहाइंड दीज चेंजेस। यानी पाइथागोरस का कहना यह था कि हमें इर्द गिर्द फिजिकल वर्ल्ड में या अपनी जो सेंसेस हैं, इससे जो चेंज नजर आता है, अपनी जात में जो चेंज नजर आता है, एनवायरनमेंट में जो चेंज नजर आता है, ये बेसिकली हमारा एक इल्यूजन है। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में कोई परमानेंट ट्रुथ है जहां से ये चेंज इनिशिएट करता है, और वो परमानेंट ट्रुथ इसी चेंज के पीछे है। इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर फिर जो प्लेटो है, जो कि सोक्रेटिस के स्टूडेंट हैं, उन्होंने फॉलो किया, और फिर अपना कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, जिसको डुअलिज्म कहते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी कहते हैं, उसमें जो प्लेटो है वो इसी कॉन्सेप्ट को, पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट को फर्दर एलैबोरेट करते हैं, और उसके लिए वो एलेगरी ऑफ द केव का एक कॉन्सेप्ट देते हैं जो कि नॉलेज की बेस है आज दुनिया में, और जिसकी वजह से आज की इस दुनिया को ये मालूम पड़ा है और ये चीज हमारे सामने आई है कि जो नॉलेज हमारे पास आता है, जो फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है, वही हकीकी नॉलेज नहीं होता, बल्कि उसकी इंटरप्रिटेशन, और उस इंटरप्रिटेशन के पीछे और उस नॉलेज के पीछे भी बहुत सा नॉलेज मौजूद होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट 4 की तरफ आएंगे, और पार्ट 4 में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ सोक्रेटिस थी क्या। यानी जब हम ये अंडरस्टैंड कर चुके कि फिलॉसफी क्या होती है, हम ये अंडरस्टैंड कर चुके सोक्रेटिस की अर्ली लाइफ क्या थी, हम ये अंडरस्टैंड कर चुके कि सोक्रेटिस के कॉन्टेम्परेरीज कौन थे, सोक्रेटिस से पहले कौन थे, तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं सोक्रेटिस की फिलॉसफी क्या थी, सोक्रेटिस के आइडियाज। Political philosophy of Socrates. Socrates changed the existing traditions of investigation and philosophy. जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सोक्रेटिस वो पहले फिलोसोफर हैं जिनकी जो फिलॉसफी का जो सेंटर पॉइंट था या जो फोकस था वो ह्यूमन बीइंग था। He focused on human beings' knowledge. He raised ethical questions. For example, knowledge about oneself, knowledge is virtue,
what is knowledge and what is virtue, how to acquire knowledge, how to attain virtue, what is happiness, what is wisdom, what is truth, what is justice, what is the best course of man's life, what is virtue and happiness, how knowledge, virtue and happiness could be acquired. यानी जो सॉक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट है उसमें ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जो इंसान के इर्द गिर्द घूमते हैं, इंसान की मॉरल लाइफ से रिलेटेड है और इंसान के रियल नॉलेज को एक्वायर करने की तरफ एक रास्ता है। सॉक्रेटिस के चंद आइडियाज आपके सामने रखते हैं, जिसमें से एक आइडिया, जिस तरह हमने आपको पहले कहा था, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, जो सॉक्रेटिस की पहचान है। यानी सबसे पहले तो आप अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को एग्जामिन करें। तो इसके लिए सॉक्रेटिस कुछ पॉइंट्स हमें देते हैं। केयर फॉर योर सोल, यानी सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ को जानना है, एग्जामिन करना है, आपकी सेल्फ है क्या, आपकी सोल है क्या, फिर आपने उसकी केयर किस तरह करनी है। यहाँ एक बात ज़हन में रहे कि उस वक्त चूंकि क्रिश्चियनिटी नहीं थी, उस वक्त जो मौजूद कॉन्सेप्ट्स थे रिलीजन के, उसमें कोई सोल की खातिर खा डेफिनेशन नहीं थी। तो वहां पर जो सोल का कॉन्सेप्ट है, यानी जो जिस कॉन्सेप्ट से सॉक्रेटिस सोल को प्रमोट कर रहे हैं, उसका मतलब थिंकिंग है, उसका मतलब विजडम है। नॉलेज इज द ओनली मीन टू अटेन विर्च्यू एंड विर्च्यू लीड्स टू हैप्पीनेस इन लाइफ। यानी सॉक्रेटिस का मानना यह था कि सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ को एक्सप्लोर करें, अपनी सेल्फ को जानें, फिर उसकी केयर करें और नॉलेज हासिल करें, जिससे आप अपनी सेल्फ को बेहतरीन केयर कर सकते हैं, यानी वर्चुअस लाइफ गुजार सकते हैं। और जब आप वर्चुअस लाइफ गुजारते हैं तो यही आपकी हैप्पीनेस है, ना कि हेडोनिज्म आपके लिए हैप्पीनेस और ना यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट आपके लिए हैप्पीनेस। ऑल इविल एक्ट्स आर कमिटेड आउट ऑफ इग्नोरेंस। सॉक्रेटिस का मानना था कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, या जो भी कोई बुराई करता है, वो इग्नोरेंट है, वो जाहिल है, उसको उस बुराई की असल हकीकत का इल्म ही नहीं। अगर उसको उसकी असल हकीकत का इल्म हो और ये पता चल जाए कि इस बुराई से कितना नुकसान हो सकता है, तो कभी भी वो बुराई ना करे। यानी सॉक्रेटिस का मानना यह है कि जिसके पास हकीकी नॉलेज यानी ट्रू नॉलेज है, वो बुराई कर ही नहीं सकता। कमिटिंग एन इनजस्टिस इज फॉर वर्स देन सफरिंग एन इनजस्टिस। सॉक्रेटिस का मानना था कि आप अगर गैर आदिलाना तरीके से किसी से बर्ताव करते हैं तो वो ज्यादा बड़ा नुकसान है आपकी अपनी जात के लिए। यानी आप जो इनजस्टिस कमिट करते हैं वो उससे बहुत बड़ा है जो आप इनजस्टिस फेस करते हैं। यानी जुल्म को अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपका फिजिकल बॉडी का नुकसान है, आपकी दुनियावी जिंदगी का नुकसान है, लेकिन आपकी जो सोल है जिसकी केयर का हुक्म दे रहे हैं वो प्रोटेक्टेड रहती है। The unexamined life is not worth living. अब सवाल ये पैदा होता है, what is the way we ought to live? हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? तो सॉक्रेटिस कहते थे people usually live as their cultural values, norms and tradition guide them. In other words, people do whatever they receive from society without questioning. Is it the way we ought to live? तो यहाँ पर ही सवाल पैदा करते हैं कि जो सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज, नॉर्म्स और वैल्यूज है, जिस माशरे में, जिस सिस्टम में हम पैदा होते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। उसमें मौजूद अगर बुतों की पूजा है, अजीबो-गरीब किस्म के खुदाओं की पूजा है, अजीबो-गरीब किस्म के रसूमात हैं, अजीबो-गरीब किस्म की दुनियावी क्वेस्ट है, तलाश है, उसी निज़ाम को अगर हम फॉलो करेंगे और उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो क्या ये तरीका है असल जिंदगी गुजारने का? Socrates believed that everyone should find out the answer of this question, what is the way we ought to live? तो सबसे पहले हमें एग्जामिन करना इस सवाल को और अपनी जिंदगी को कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं ऐसे ही है, यानी दुनियावी जिंदगी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक गेम, कि हमने अपनी सोल के सेटिस्फेक्शन के लिए भी कुछ करना है, यानी हमने कुछ थिंकिंग भी करनी है, नॉलेज भी हासिल करना है, विर्चू की और इवल की डेफिनेशंस को भी समझना है और रियल डेफिनेशन ऑफ विर्चू को भी समझना है, गुड और बैड को भी देखना है, ना कि यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट को या हेडोनिज्म के कॉन्सेप्ट को जो आपको प्लेजर या वक्ती तौर पे फायदा दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसी को अच्छाई मानना है, बल्कि असल अच्छाई और सच की तलाश भी करनी है। Socrates suggested the following steps to find the answer. Socrates ये following steps हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे Socrates
बहुत से सवालों के जवाब देंगे कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, और हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हम खुद होने चाहिए, यानी वी हैव टू एग्जामिन आवरसेल्फ बिकॉज द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ इट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज तो हमें समझ आती है कि जो सॉक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट है, या जो सॉक्रेटिस हैं, ये रियल मास्टर हैं फिलॉसफी के, रियल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ फिलॉसफी, पॉलिटिकल लाइफ फिलॉसफी, सोशल लाइफ फिलॉसफी। अगर हमने इन डेप्थ कहीं पर भी स्टडी करनी है तो सॉक्रेटिस से मदद लेना बहुत जरूरी है। तो सॉक्रेटिस एक न्यूट्रल पर्सनालिटी के मालिक है, और वो कोई डॉगमेटिक या कोई प्रिंसिपल्ड किस्म की चीजें हमें नहीं पढ़ा रहे, बल्कि सॉक्रेटिस सवाल पैदा कर रहे हैं और हमें कुछ इशारे दे रहे हैं हमारी जिंदगी के बारे में, और बता रहे हैं इनकी सर्च की जाए। जिस तरह स्टेप नंबर 1 में कहते हैं सॉक्रेटिस, वन मस्ट स्ट्राइव आफ्टर सेल्फ नॉलेज बिकॉज द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो सबसे पहले तो हमें किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए, इससे पहले हमें अपनी सेल्फ को जानना जरूरी है कि हमारी सेल्फ क्या है, यानी अपने आप को असल में हमें पहचानना है कि हम हैं क्या। Examining one's life is the most difficult task, but one can get the true answer if he succeed in understanding oneself. यानी अपनी सेल्फ की पहचान अगर इंसान हासिल कर लेगा तो विर्चू की पहचान भी कर लेगा, और नॉलेज की पहचान भी कर लेगा, और विर्चू और नॉलेज अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट जनरेट करेंगे वो हैप्पीनेस है, और यही एक ऐसा गुड है जो पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए फायदेमंद है, और अल्टीमेटली सोसाइटी को इसी तरफ जाना चाहिए। He said, once we know ourselves, we may know to care ourselves, but otherwise we never shall. यानी जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं तो फिर हम अपनी केयर कैसे करेंगे। जैसा कि अभी प्रीवियसली हमने कुछ 5 या 6 असूलों को देखा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी सेल्फ की केयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ को पहचानना चाहिए। तो सॉक्रेटिक मॉडल के अकॉर्डिंगली आपकी सेल्फ क्या है, सबसे पहले यहाँ जो सवाल सॉक्रेटिस हमारे सामने रखते हैं, अगर आप देखें तो सॉक्रेटिस का कहना है व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर ट्रू सेल्फ, यानी हमारी ट्रू सेल्फ की नेचर क्या है, हमारी सेल्फ है क्या, क्या हमारी बिलोंगिंग्स हमारी ट्रू सेल्फ है, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे पैसे, या सोसाइटी हमें जो इज्जत और एहतराम देती है, जो हमें रिकॉग्नाइज करती है, वो हमारी ट्रू सेल्फ है, या फिर हमारी ट्रू सेल्फ हमारी अपनी सोल है, यानी हमारा अपना इनर है, हम अंदर से क्या हैं, क्या गाड़ी, बंगला, पैसे या लोगों के रिकॉग्निशन ही हमारी सेल्फ है। ये तो सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमें अपनी सेल्फ के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पर सॉक्रेटिस का जो सोल का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में फ्रेडरिक कॉपलेस्टन कहते हैं, इन कॉलिंग आवर ट्रू सेल्फ, आवर सोल, हमारी जो ट्रू सेल्फ है, हमारी अपनी जात, जिसको सॉक्रेटिस सोल कह रहे हैं, सॉक्रेटिस वाज रेफरिंग टू द थिंकिंग एंड विलिंग सब्जेक्ट, यानी हमें अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसके बारे में सोचना समझना चाहिए, उसको ही सॉक्रेटिस सोल कह रहे हैं। सॉक्रेटिस का मानना है कि जो इंसान की सेल्फ है या उसकी सोल है, इट कैन ओनली बी डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ, द स्टेट ऑफ वन सोल्स डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ, यानी जिस तरह की इंसान की सेल्फ या सोल प्योरीफाई होगी उतनी ही प्योरीफाई और बेहतरीन जिंदगी वो गुजार रहे होंगे। इसलिए सॉक्रेटिस के नजदीक अपनी सेल्फ को जानना और अपनी सोल की केयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जितनी केयर आप अपनी सोल की करेंगे उसका जो रेपरकशन या इफेक्ट आएगा वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आएगा। यानी अच्छाई और बुराई की जो डिवीजन आप करेंगे, जब तक आप अपनी सोल, अपनी सेल्फ की केयर नहीं करते, ट्रू नॉलेज अपनी सेल्फ के बारे में नहीं जानते और असल हकीकत अपनी सोल से रिलेटेड नहीं हासिल करते कि इंसान की सेटिस्फेक्शन किस चीज से होती है, दुनियावी चीजों से या फिर उसकी सोल की सेटिस्फेक्शन से। और सोल की सेटिस्फेक्शन यानी अपनी सोल की बेहतर जो निगहदाश्त और केयर है वो हक और सच से होती है। इसीलिए सॉक्रेटिस कहता है कि बेहतर है कि आप अनजस्ट को बियर करें रादर देन आप लोगों के साथ अनजस्ट। सॉक्रेटिस कहते हैं, आई शैल नेवर गिव अप फिलॉसफी और स्टॉप exerting you
and pointing out the truth to anyone of you whom I meet. मैं कभी भी फिलॉसफी या आप पर वो चीजें पॉइंट आउट करना या सच आपको बताना, उस पे जोर देना नहीं छोड़ूंगा। आप में से किसी से भी मैं मिलूं, saying in my most accustomed way, तो अपने ही तरीके से मैं ये काम करूंगा, यानी सवाल पैदा किया करूंगा। बिकॉज जो सॉक्रेटिस थे उनका तो तरीका था डायलैक्टिक का, यानी वो सवाल पैदा करते थे। तो वो कहते थे मैं तुम लोगों में से जिससे भी मिलूंगा उससे क्वेश्चन करूंगा, तुम लोगों में से जिससे भी मिलूंगा उसको कहूंगा कि अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जिंदगी, अपनी सोसाइटी में ट्रुथ को फाइंड आउट करो, और मैं ऐसा करता रहूंगा। मोस्ट एक्सीलेंट मैन आर यू, तुम बेहतरीन लोग हो, not ashamed to care for the acquisition of wealth and for reputation and honor. क्यों? क्योंकि तुम लोग इसको बुरा नहीं समझते कि तुम पैसा हासिल करो, इज्जत हासिल करो, रेपुटेशन हासिल करो, when you neither care nor take thought for wisdom and truth, the perfection of your soul. जबकि तुम दूसरी तरफ ना के केयर कर रहे हो विजडम को हासिल करने की, सच को हासिल करने की और अपनी सोल को परफेक्ट करने की, तो जब तुम इस तरफ नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं रुकूंगा। अगर तुम पैसा हासिल करने के लिए, रेपुटेशन और ऑनर हासिल करने के लिए विजडम को छोड़ोगे, ट्रुथ को छोड़ोगे और अपनी सोल की परफेक्शन नहीं करोगे, तो मैं भी कभी गिव अप नहीं करूंगा तुम लोगों को अपने वे से फिलॉसफी पढ़ाना और तुम लोगों की जिंदगी पर सवाल करना। सोक्रेटिस जब इस तरह के सवाल उस वक्त के यूथ से यहाँ मौजूद एथेंस में लिटरेट और इंटेलेक्चुअल लोगों से किया जाता था कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इविल, तो उस वक्त के मौजूद जो कवानीन या उस वक्त के सोशल रूल्स या नॉर्म्स थे, उसके अकॉर्डिंगली जो सोक्रेटिस को जवाब मिलता था गुड के बारे में, दैट वाज वेल्थ, स्टेटस, प्लेजर एंड सोशल एक्सेप्टेंस। और सोक्रेटिस जब पूछते थे व्हाट इज इविल, तो वो कहते थे पॉवर्टी, डेथ, पेन, सोशल रिजेक्शन इज इविल। लोगों से जब सोक्रेटिस पूछते थे तुम्हें क्या चीज खुशी देती है, तो लोग कहते थे कि हमें वेल्थ, स्टेटस, प्लेजर और सोशल एक्सेप्टेंस, जब सोसाइटी में हमें एक्सेप्ट किया जाता है तो हमें इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और वो चीज जिससे हम इवल समझते हैं, जो हमें सफरिंग देती है, जिससे हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा मेजरेबल होती है, वो पॉवर्टी है, डेथ है, पेन है, सोशल रिजेक्शन है। यानी ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो उस वक्त सॉफिस्ट के कॉन्सेप्ट्स थे, जो सॉफिस्ट प्रमोट किया करते। तो यहाँ पर सोक्रेटिस का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और सोक्रेटिस कहता था कि आप लोग अपनी जिंदगी में जो स्ट्रगल करते हैं, जो एफर्ट करते हैं, वो स्टेटस, वेल्थ, प्लेजर और सोशल एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए करते हैं, और इसलिए आप एक मिजरी से गुजर रहे हैं, जिंदगी में बहुत सी तकलीफें हासिल करते हैं इन चीजों को हासिल करने के लिए। यहाँ पर सोक्रेटिस का जो आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट ये है कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है गुड और इवल की, उसकी ही इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया उस वक्त के एथेनियंस ने। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे आज के माशरे का भी ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम इवल और गुड को सही तरह से फिलोसॉफिकल तरीके से डिफाइन ही नहीं कर पाए। सोशली अगर वेल्थ को, स्टेटस को, प्लेजर को, सोशल एक्सेप्टेंस को, किसी अमीर आदमी को, पैसे वाले को, ताकतवर को, अथॉरिटेटिव को अच्छा समझा जाता है, तो हम उस स्ट्रगल में निकल पड़ते हैं। हम गुर्बत को, मौत को, पेन को, सोशल रिजेक्शन को बुरा समझते हैं। क्या पता इन रास्तों पर चल के हमारी सोल की असल सर्चिंग हो सके, सोल सेटिस्फेक्शन हो सके। और यही वजह थी कि उस वक्त का जो मुआशरा था, जो एथेंस का मुआशरा था, वो बुराइयों में घिरा पड़ा था, और इसकी वजह से एथेंस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिसका हमने अभी जिक्र किया। तो ये वो पॉइंट्स थे जो सोक्रेटिस अक्सर उठाया करते थे और इन पे क्वेश्चन किया करते थे। जब सोक्रेटिस को अपने इन सवालों के जवाब नहीं मिलते थे और एथेंस के लिटरेट लोग और सॉफिस्ट सोक्रेटिस को कन्विंस नहीं कर पाते थे, तो सोक्रेटिस ने फिर अपना एक नया आइडिया दिया। और वो आइडिया क्या था? दैट देयर इज ओनली वन सुप्रीम गुड। जिस तरह के अभी हमने पहले भी सोक्रेटिस की कोटेशन देखी, दैट देयर इज ओनली वन गुड, दैट इज नॉलेज, एंड देयर इज ओनली वन इविल, दैट इज इग्नोरेंस। तो सोक्रेटिस का मानना है कि एक ही अच्छाई है, वो विर्चू है, यानी नॉलेज है। इसीलिए सोक्रेटिस कहा करते थे कि विर्चू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज विर्चू। सोक्रेटिस विर्चू को द सुप्रीम गुड या अल्टीमेट गुड क्यों कहते हैं? क्योंकि सोक्रेटिस के मुताबिक
virtue is defined as moral excellence. A virtuous person is one whose character is made up of moral qualities accepted as virtues. यानी उनका मानना था कि जो शख्स virtue के अकॉर्डिंगली चलता है वो मॉरली एक्सीलेंट होता है, उसमें करेज होती है, वो जस्टिस यानी अदल को समझता है, उसमें टेम्परेंस होती है, उसमें प्रूडेंस होती है, अकल होती है, जहानत होती है, विजडम होता है। इसीलिए जो सोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट है, जो सोक्रेटिक वैल्यूज हैं फिलॉसफी की, वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करती है इंसान की अपनी इनर सेल्फ और सोल को जानने के लिए। और वही इनर सेल्फ और सोल क्या है? उसकी प्रूडेंस, उसकी करेज, उसका जस्टिस, उसकी टेम्परेंस। और अगर सोसाइटीज में, इंडिविजुअल्स में, कलेक्टिव लाइफ में ये करेज, जस्टिस, प्रूडेंस और टेम्परेंस आ जाए तो वो सोसाइटीज बहुत आगे जाती हैं, वो अदल पर कायम सोसाइटीज होती हैं। और हम आने वाले अदवार में जब मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट को देखते हैं, जब रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब मुस्लिम खिलाफत राशिदा का मॉडल देखते हैं, तो वहां हमें जस्टिस भी नजर आता है, प्रूडेंस भी नजर आती है, टेम्परेंस भी नजर आती है, करेज भी नजर आती है, जिसको सोक्रेटिस कई 100 साल पहले विर्चू कह चुके हैं। सोक्रेटिस विर्चू को खुद डिफाइन नहीं करते, जिस तरह कि मैंने आपको पहले कहा कि सोक्रेटिस कोई डॉगमेटिक फिलोसोफर नहीं थे कि जो को रूल्स देते थे और कहते थे उसको फॉलो करो, बल्कि क्वेश्चन करते थे। अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, Socrates conversed with his fellow Athenians in search of the definition or the essence of a specific virtue. एक specific virtue या उसका essence क्या होता है? He thought that when one arrived at the correct definition of virtue, one would realize that virtue is the true good. यानी सबसे पहले तो इंसान को सर्च करनी है correct definition of virtue की, और वो correct definition of virtue तक जब पहुंच जाएगा तो वो true गुड तक पहुंच जाएगा। और सोक्रेटिस विर्चू कहते हैं नॉलेज को, यानी सेल्फ नॉलेज को, एनवायरमेंटल नॉलेज को, सराउंडिंग के नॉलेज को, क्वेश्चन करने को, इल्यूजन्स के बिहाइंड चीजों को रियलिटी में जांचने और जज करने के नॉलेज को विर्चू कहते हैं। और जब इंसान अच्छाई और बुराई में हकीकी फर्क जान जाएगा तो वो विर्चुअस हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि जो विर्चू है वो करेज है, वो टेम्परेंस है, वो जस्टिस है, वो प्रूडेंस है। आप सोक्रेटिक वैल्यूज को देखें तो सोक्रेटिस कहता है नॉलेज इक्वल टू विर्चू है। जब आप रियल नॉलेज को हासिल कर लेते हैं तो आप विर्चुअस लाइफ गुजारने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अब आपको चीजों की हकीकत का पता चल गया है, अब आपको अच्छाई और बुराई का इल्म हो गया है। अब आपकी जो स्ट्रगल है जिंदगी की, जो डिजायर है जिंदगी की, वो अच्छाई हासिल करने और अच्छाई फैलाने के लिए है। तो अब आप एक हैप्पियर लाइफ गुजारने के काबिल हो गए हैं, एंड इट इज व्हाट द केयर ऑफ योर सोल। सोक्रेटिस का कहना है इट इज बेटर टू सफर एन इनजस्टिस देन टू कमिट एन इनजस्टिस। इसको इस पिक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। सो आई स्पोक द ट्रूथ व्हेन आई सेड दैट नाइदर आई नॉर यू नॉर एनी अदर मैन वुड रादर डू इनजस्टिस दैट सफर इट फॉर इट इज वर्स। सोक्रेटिस का मानना यह है कि जब कोई शख्स इनजस्टिस करता है, गलत करता है, तो वो बेसिकली एपरेंटली जिसके खिलाफ गलत कर रहा होता है उसका इतना नुकसान नहीं होता जितना वो अपनी ट्रू सेल्फ यानी अपनी सोल को खराब कर लेता है। जब इंसान बुराई करता है तो उसकी सोल, उसकी सेल्फ टार्निश होना शुरू हो जाती है। When we commit an injustice, we are harming our own soul, our true self. हमारी एक ट्रू सेल्फ है जो हमारे साथ पैदा होती है, हमारे अच्छाई और बुराई के जो स्टैंडर्ड्स हैं। जब मुआशरा अंदाजा लगाए इनजस्टिस की तरफ चला जाए तो पूरे का पूरा जो मुआशरा है वो अपनी ट्रू सेल्फ को डैमेज कर देता है वर्ल्डली गेन्स के पीछे। चाहे किसी भी तरीके से आप दुनिया में इज्जत हासिल करें, चाहे किसी भी तरीके से आप दुनिया में पैसा हासिल करें, चाहे किसी भी तरीके से आप दुनिया में दौलत हासिल करें, लीगल और इलीगल मीन से आप अथॉरिटी हासिल करें, तो अल्टीमेटली आप अपनी ट्रू सेल्फ को किल कर रहे होते हैं। When we suffer an injustice, और दूसरी तरफ जब कोई शख्स उस इनजस्टिस को सफर कर रहा होता है तो कम से कम उसकी ट्रू सेल्फ हार्म नहीं होती, उसके अंदर मौजूद उसकी ट्रू सेल्फ बाकी रहती है, जिसकी वजह से जो इनजस्टिस कर रहा होता है उसकी डैमेज ज्यादा होता है। और यही एक ऐसी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था जो कि सोक्रेटिस उस वक्त के एथेनियंस को देना चाहते थे कि जब तुम इनजस्टिस कमिट करते हो तो तुम अपनी ट्रू सेल्फ को लॉस कर लेते हो।
और जब तुम्हारी ट्रू सेल्फ खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी तहजीब, तुम्हारी माशरत भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि असल इंसान की सेल्फ, इंसान की ट्रू सेल्फ जो है वो विर्चू है, वो नॉलेज है, और वही वर्चुअस लाइफ है जो इस इंसान को ईवल से बचाती है, और जिससे बचने के बाद इंसान कलेक्टिव गुड की तरफ जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की अच्छाई की बात करता है। जिस तरह के हमने अभी डिटेल में बात की कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसान को अपनी सेल्फ नॉलेज होना चाहिए, और सेल्फ नॉलेज होने के लिए उसको एग्जामिन करना, और जब वो एग्जामिन करेगा तो अपनी ट्रू सेल्फ तक पहुंचेगा। और ट्रू सेल्फ इंसान की अपनी सोल है, यानी उसकी अपनी सेल्फ है, और जो इंसान की अपनी सेल्फ है ये डिटरमिन करती है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। अगर उसकी सोल प्योर है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी और लोगों और माशरे के लिए भी बेहतरी होगी। और अगर वो ट्रू सेल्फ, उसकी जो सोल है वो डैमेज और टार्निश्ड है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बुराई होगी। किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठा करना, लीगल इलीगल मीन से लीगल इलीगल गोल्स अचीव करना। किस तरह हम अपनी सेल्फ को ट्रू यानी बेहतर तरीके से प्योर रख सकते हैं और ईवल से बचा जा सकता है? तो सबसे पहले तो आपको गुड और ईवल की डेफिनेशन, जिस तरह के अभी हमने डिस्कस किया कि उस वक्त के माशरे में जो गुड की डेफिनेशन थी यानी अच्छाई की डेफिनेशन थी वो वेल्थ, प्लेयर, सोशल स्टेटस और सोशल एक्सेप्टेंस जो आज के माशरे में हमें देखने को मिलती है, और उस वक्त के माशरे में जो ईवल समझा जाता था पॉवर्टी, डेथ, पेन, वर्ल्डली लॉस, सोशल रिजेक्शन, जो आज भी समझा जाता है। तो सबसे पहले तो इंसान को देखना है अच्छाई और बुराई की रियल डेफिनेशन करनी है, यानी फिलोसॉफिकली अच्छाई और बुराई को जज करना है, तब वो अपनी सोल की अच्छाई की तरफ जा सकता है। और जब हमने विर्चू की बात की तो मॉरल एक्सीलेंस की बात आई, करेज, जस्टिस, प्रूडेंस, यही विर्चू है, यही हमारी ट्रू सेल्फ है, यानी ट्रू गुड भी यही है। इसीलिए सोक्रेटिस कहते थे इट इज बेटर टू सफर इनजस्टिस देन टू कमिट एन इनजस्टिस।